हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रीत चौधरी पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और ग्रेजुएशन फिजिक्स के अंदर हमारे कौन सी बुक चल रही थी। सेकंड सेमेस्टर में हम पढ़ रहे थे, सेमेस्टर सेकंड पढ़ रहे थे क्योंकि अभी एग्जाम होने वाले हैं। वो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। तो हमने शुरुआत की थी कि सेकंड सेमेस्टर की दोनों बुक हम क्या करेंगे, अभी कंप्लीट करेंगे। बाकी और मैं बाद में करवा दूंगा क्योंकि अभी इसी का एग्जाम है, नजदीक है। तो जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे उनकी तैयारी हो जाएगी और उनको फिजिक्स में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक हमने ओसिलेशन का पेपर स्टार्ट किया था और उसके अंदर फर्स्ट यूनिट है हमारी, वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और दूसरी यूनिट में हमने क्या पढ़ लिया, जिसका नाम है इंटरफेरेंस, यानी जो एस एच एम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके अंदर अपने को इंटरफेरेंस पढ़ना है, व्यतिकरण पढ़ना है। और व्यतिकरण की घटना मैंने बता दी थी आपको कि व्यतिकरण क्या होता है कि जब दो समान आवर्ती की तरंगे हैं, एक दूसरे पे संचरण करती हुई किसी माध्यम में एक दूसरे पे अध्यारोपित होती है, तो वो घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी होती है, उसका रीअरेंजमेंट होता है, यानी कहीं पे तो मैक्सिमम मिलेगी आपको, कहीं पे क्या है, मिनिमम मिलेगी। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही समान कला में है, तो इस प्रकार का जो आयाम है मैक्सिमम आएगा और A1 प्लस A2 आएगा, इसको बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। और जो दूसरा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी, तो उसके अंदर क्या है, आयाम इसका मान आता है A1 माइनस A2, इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। और एक कंडीशन और है समपोषी और विनाशी के लिए, आप फेज डिफरेंस भी देखते हैं कि फाई का मान अगर क्या है, क्योंकि आप फॉर्मूले से देख लो, अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो फाई का मान आता है 2n पाई, यानी पाई आता है, उसका क्या हो जाएगा, समगुणज आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। अपना फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2 A1 A2 कोस फाई। अब अपने को पता है कि कोस फाई है, तो कोस फाई का मान 1 कहां पे रहेगा, पॉजिटिव, तो 1 अपना रहेगा 2n पाई पे। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहां से आएगा फिर आर का मान आ जाएगा A1 प्लस A2। और अगर क्या हो, अपने पास फाई का मान 2n+1 फाई, यानी विषम गुणज हो फाई, सॉरी फाई क्या, पाई, पाई का अगर विषम गुणज हो, तो अपने पास कोस फाई का मान कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। क्योंकि आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस की, कोस पाई की वैल्यू होती है -1। और पाई का अगर विषम गुणज है, यानी 3 पाई है, 5 पाई है, तो वहां पे कोस फाई का मान आपको -1 ही मिलेगा। ठीक है, तो कोस फाई का मान -1 ही मिलेगा, इस कारण अपने यहाँ पे वैल्यू माइनस आएगी और यहां से आर का मान आ जाएगा A1 - A2, क्योंकि ये A² प्लस B² -2AB, यानी A-B का होल स्क्वायर बनेगा। A-B का होल स्क्वायर बनेगा तो ये रूट कट जाएगा, A1 - A2 रह जाएगा। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया था। तो आगे चलते हैं, हम पढ़ रहे थे लिसाजू आकृतियां। और ये क्या है, यहां से आपके 5 नंबर आज क्या है, पक्के हो जाएंगे, यानी कंप्लीट हो जाएंगे 5 नंबर। इनमें से ये क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है। ये लिसाजू आकृतियां हर एग्जाम में बार बार पूछ ही लेता है। तो लिसाजू आकृतियां क्या होती हैं, सुपरपोजिशन पढ़ा हमने अभी, व्यतिकरण, तो वही घटना इसमें होती है और उन्हीं के कारण क्या अपनी लिसाजू आकृतियां बनती हैं। तो देखो कि जब कोई दो तरंगे आ रही हैं और वो अब क्या है, लंबवत आएंगी एक दूसरे के, यानी एक तो अपनी क्या है, एक्स डायरेक्शन से आ जाएगी, एक क्या है, वाई डायरेक्शन से आ जाएगी। दोनों के अध्यारोपण से जो अपने पास नई वेव बनेगी या जो नई आकृतियां बनती हैं, रीअरेंजमेंट होने से इंटेंसिटी के, इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं उन्हीं को लिसाजू आकृतियां कहते हैं। देखो थ्योरी की बात करते हैं अपन। किसी
कण पर जब लंब दिशाओं में दो सरल आवर्त गतियां एक साथ आरोपित होती हैं तो इनके संयोजन से कण के परिणामी पथ की बनने वाली आकृतियां लिसाजू आकृतियां कहलाती हैं। लिसाजू आकृतियां कहलाती हैं। लिसाजू आकृतियां निम्न तथ्यों पर निर्भर करती हैं, यानी कुछ एक पॉइंट होते हैं, इन पर डिपेंड करेगी ये। कैसे? देखो कि सरल आवर्त गतियों की आवर्ती या कलांतर पर तो डिपेंड करेगी ही करेगी, क्योंकि अगर आप क्या ले रहे हो, कोई इक्वेशन ले रहे हो x बराबर a साइन ओमेगा नोड टी, तो ओमेगा क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है, इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा मान, और आयाम पे भी करेगा, आवर्तकाल पे भी करेगा, क्योंकि ओमेगा नोड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, या सीधा पढ़ा होगा आपने, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट, तो ओमेगा नोट को इधर ले जाओ तो 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो पसंद आ रहा होगा, और जैसे जैसे हमारी क्या है यूनिट कंप्लीट हो रही है, वैसे वैसे क्या है, हम आपको जो कंटेंट है, जो अपनी पूरी पीडीएफ है, वो पीडीएफ क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रीत चौधरी, उसके ऊपर अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप क्या है, जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो क्या है, टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ले। लिंक है आपको वीडियो के नीचे दिया गया है, तो वहां से आपको क्या है, पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, और एग्जाम के दौरान वो आप पीडीएफ पढ़ के ही चले जाना, क्योंकि समझा मैंने आपको दिया है, तो कोई भी आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और पीछे के आप क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, उससे बाहर कुछ ही नहीं पूछा जाए, ठीक है। उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको। सारे जितने भी आपके अगर बड़े वाले क्वेश्चन बन रहे हैं या छोटे वाले बन रहे हैं, 3 नंबर वाले या 1 नंबर वाला क्वेश्चन बन रहा है, वो आपको हमारे इस नोट्स जो हमारा कंटेंट है इसमें अवेलेबल हो जाएगा आपको, और इससे बाहर कुछ नहीं। अगर ये टोटल आप पढ़ लेते हो तो आपके नंबर मैक्सिमम ही आएंगे, और मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम कितने में पूरे भी लेके आ सकते हो आप, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। और आप कहोगे कि सर न्यूमेरिकल भी आते हैं क्या? न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल कुछ एक आते भी हैं, और कुछ एक आते हैं वो जो एग्जाम में, पीछे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वही आते हैं, और वो कुछ एक मैंने करवा भी रखे हैं, ठीक है, जो आए हुए हैं इंपॉर्टेंट। तो और वो आपको जब मैं ये पूरी थ्योरी करवा दूंगा तो पीछे नोट्स के अंदर मैं दे भी दूंगा, और उनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो चलते हैं अब। देखो इसके लिसाजो आकृतियों के तथ्यों की बात कर रहे थे, तो सरल आवर्त गतियों की आवर्ती या आवर्तकाल पर, क्योंकि सरल आवर्त गतियों की आवर्ती और आकार पर कैसे, आवर्ती और आवर्तकाल पर कैसे डिपेंड करेंगे, क्योंकि सरल आवर्त गतियों का ही तो क्या हो रहा है, जो अपनी लिसाजो आकृतियां हैं, लिसाजो फिगर है, वो सरल आवर्त सिंपल हार्मोनिक मोशन के कारण ही तो बन रही हैं। और किन के कारण? कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या होती हैं, सुपरपोज होती हैं, तब उनसे क्या है अपने पास लिसाजो आकृतियां बनती हैं। तो उन्हीं की फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो इसलिए ये पहला पॉइंट हो गया कि सरल आवर्त गतियों की आवर्ती या आवर्तकाल पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है, सरल आवर्त गतियों के मध्य कलांतर फेज डिफरेंस कितना होगा, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस ही तो इसमें मुख्य चीज आएगी। जब आप फेज डिफरेंस करोगे तो आकृति भी चेंज होगी, कि कहीं पे सरल रेखा मिल रही है आपको, कहीं पे दीर्घवृत्तज मिल रही है, कहीं पे आपको क्या है, तिर्यक दीर्घवृत्त मिलेगी। तो इस प्रकार की आकृति है वो आपके फेज डिफरेंस आने से ही मिलेगी, ठीक है। तो सरल आवर्त गतियों के आयाम पर एम्पलीट्यूड पे भी अपने को क्या है, डिपेंडेंस मिलेगा इसका। जैसे जैसे आप आयाम घटाओगे बढ़ाओगे, तो इन आकृतियों में भी क्या है, चेंजेस आएंगे। अब अपने को क्या पढ़ना है, कि समान आवर्ती की दो परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियों का संयोजन करना है। तो देखो किस प्रकार अपना क्या है, जो लास्ट रिजल्ट मिलता है अपने को, किस प्रकार इक्वेशन मिलेगी, वो निकालेंगे आप यहां से। तो समान आवर्ती की दो परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियों का संयोजन। मान लिया हमने दो सरल आवर्त गतियां हैं जो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। देखो ये कंडीशन मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, कि लंबवत होनी चाहिए, तभी क्या है, लिसाजो आकृतियां बनेंगी, तथा जिनकी आवर्ती समान है,
को निम्न प्रकार लिखते हैं। तो इक्वेशन लिख दी हमने, लंबवत है तो एक एक्स में आएगी, एक क्या है वाई में आएगी। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी, वाई इक्वल टू बी साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। ये फाई हमने क्या है फेज डिफरेंस ले लिया है, कलांतर ले लिया है दोनों में। तो दो इक्वेशन मान ली हमने, एक तो आ गई अपनी एक्स में, एक आ गई अपनी वाई में। जहां ए व बी कंपनों के आयाम है, ये बार बार आप पढ़ ही रहे हो, फाई कलांतर है, तथा किसी समय टी पर विस्थापन क्या है एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट। अब अपने को लिसाजू फिगर है ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए समीकरण एक और समीकरण दो, जो अपनी दो इक्वेशंस हैं, उनका उनके अंदर हम क्या करेंगे, टी को गायब कर दो, टी का क्या कर दो आप विलोप कर दो। तो अपने पास टी का विलोप करूं तो देखो अपने पास इक्वेशन है फर्स्ट, फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट से लिख दिया मैंने, देखो ये कि x है ही, a को इसके नीचे भेज दिया तो x अपॉन ए इक्वल टू आ गया साइन ओमेगा नोड टी। देखो दोनों इक्वेशनों में अपना अगर t को गायब कर देंगे ना, तो जो अपनी इक्वेशन आएंगी वही लास्ट इक्वेशन बनेगी। अब देखो दूसरी इक्वेशन है तो उसमें क्या है, मैं y यानी दूसरी इक्वेशन क्या अपनी y इक्वल टू बी साइन ओमेगा नोड टी प्लस फाइव। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, a प्लस बी का फॉर्मूला जानते ही हो, लिख दूं क्या नीचे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगाओगे आप तो अपने पास ए और बी के मान क्या है, ए की जगह तो ओमेगा नोड टी है और बी की जगह क्या है फाई है। तो आप कहोगे कि y अपॉन बी, ये तो b तो नीचे आ जाएगा y के बट्टा में डिवाइड में, y अपॉन बी इक्वल टू साइन ओमेगा नोड टी प्लस फाई, साइन ओमेगा नोड टी गुणा फाई। ठीक है, ये बन गया ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो साइन ओमेगा नोड टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा नोड टी साइन फाई, ये इक्वेशन आ गई अपने पास चार। अब आप जानते हो कि कोस स्क्वायर ओमेगा नोड टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नोड टी इक्वल टू वन होता है। तो कोस स्क्वायर ओमेगा नोड टी इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ, स्क्वायर हटाई देता हूं मैं साथ में, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा नोड टी, ये वैल्यू, ये इसने वैल्यू लिख दी। अब जहां पे भी कोस ओमेगा नोड टी है ना, वहां पे आप साइन स्क्वायर वन रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा नोड टी लिख सकते हो। और साइन ओमेगा नोड टी का मान है अपने पास इक्वेशन तीन में, देखो आप ये वैल्यू रही एक्स अपॉन ए, तो ये एक्स अपॉन ए वैल्यू आ जाएगी। कोस ओमेगा नोड टी रूट बराबर रूट वन माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास पांच। अब देखो ये इक्वेशन के मान आए हैं, ये मान आप इक्वेशन चार थी उसमें मान रख दो, समीकरण तीन व पांच से चार में मान रखने पर, तो चार इक्वेशन थी वाई अपॉन बी इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन ए कोस फाई प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर साइन फाई, ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखो इसमें कि y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए, इसको इधर ले गए, रूट वाला एक तरफ कर लिया, दोनों तरफ क्या कर दोगे आप इसका सुकेर कर दोगे, दोनों तरफ सुकेर करोगे तो क्या बनेगा y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए कोस फाई, इसका सुकेर हो गया इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र साइन स्क्र फाई, ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो स्क्र खोल दो, वर्ग तो आपको खोलना आता ही है, ए माइनस बी का तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी, वही उसी फॉर्मूले से खुल जाएगा। वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र और कोस स्क्र फाई, क्योंकि ये टोटल बी की वैल्यू है, माइनस टू ए बी, तो माइनस टू एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इंटू कोस फाई, ये वाई है ठीक है ना, समझ लेना वी नहीं, इक्वल टू, अब देखो आप इसके ऊपर रूट था तो स्क्वायर स्क्वायर किया तो रूट हट गया, और साइन स्क्वायर फाइव बार आया, इससे आप क्या कर दो सीधा मल्टीप्लाई करा दो, तो साइन स्क्वायर फाइव माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये वैल्यू आ गई। अब देखो आगे कि यहां से क्या बन रहा है, देखो एक आपको इक्वेशन देखने से पता चल रहा होगा कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव इधर है और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है, तो इससे आप इन दोनों को वन बना सकते हो, क्योंकि माइनस है इधर लेके आओगे प्लस बन जाएगा। तो वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र
गुणा में आ गए कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। बराबर वाले साइन से इधर क्या रह गया अपने पास, ओनली साइन स्क्वायर फाई रह गया। और ये आपका 1 बन गया। तो आप जानते ही हो कि अपने पास क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। इक्वेशन 6। ये इक्वेशन ही क्या है अपने पास, मेन रिजल्ट है, ऐसे मान लो आप। और इसी से जो आकृतियां बनेगी वो सारी इसी से बनेगी। तो यह एक बंद वक्र का समीकरण है। आप कहोगे सर कि ये बंद वक्र का समीकरण कैसे है, तो देख लो भाई। आपको पता है कि एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1, ये समीकरण होता है। ये किसका होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो आ क्या रहा है इसी में भी, देखो वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र, इन दोनों को तो चेंज कर सकते हो आप इधर उधर। एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस वाई, ये जो आ रहे हैं उनको आप एक मान सकते हो या इक्वल कोई और कांस्टेंट मान सकते हो। तो इससे अंडरस्टूड तो है ही, हो ही रहा है कि अपने पास जो इसकी आकृति बनेगी, जो इसका शेप बनेगा, वो अपने पास क्या है, बंद आएगी, क्लोज आएगा। क्लोज वक्र का समीकरण है, इस कारण इसने लिख दिया है। जिसकी आकृति आयाम ए व बी तथा कलांतर फाई पर निर्भर करती है। क्योंकि इसमें जो आया वेरिएबल कौन से आए हैं, बी आया है, ए आया है और फाई आया है। तो आप क्या कह सकते हैं कि अपने पास जो इक्वेशन आई है उसमें इसकी आकृति है वो किस के मान पे डिपेंड करेगी, वो आप कहोगे ए, दोनों जो आपके एक्स और वाई में आयाम थे और उनके मध्य जो कलांतर था फेज डिफरेंस, तो उसी पे डिपेंड करेंगे। टी को आपने गायब कर दिया, तो टी का हमने कोई क्या है इसमें जिक्र नहीं किया है। अब देखो अलग अलग केस पढ़ते हैं इसमें कि फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट, जब आपका फाई का मान जीरो है, फाई का मान जीरो है या फाई का मान क्या है, 2 पाई है। फाई का मान जीरो होगा या फाई का मान 2 पाई होगा, तो आपको पता है कि कोस फाई का मान हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्योंकि कोस जीरो पे वैल्यू 1 होती है। और फिर पाई का क्या आ गया, ये समगुणज आ गया, 2 पाई 4 पाई। तो यहां पे अपने पास पता है कि कोस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन साइन का मान कितना हो जाएगा, बताओ भाई साइन का मान कितना हो जाएगा। आपको पता है कि जहां पे जीरो हो, 2 पाई हो या पाई हो, वहां पे साइन का मान क्या होता है, जीरो ही होता है। तो साइन का मान तो जीरो और कोस का मान 1। तो अपने पास जो इक्वेशन है देखो ये रही, यहां से इसका मान 1 हो जाएगा तो 2xy अपॉन ए बी रहेगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखो अपने पास रिजल्ट क्या आया, वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस 2xy अपॉन ए बी इक्वल टू जीरो। और ये किसका इक्वेशन बन गया, वाई माइन अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्र इक्वल टू जीरो। ये अपने पास इक्वेशन आ गया। और अब ये यहां से आप क्या कह सकते हो कि y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए, कहीं पे भी आपका अगर चर है x या y सिंगल दिख जाए ना आपको, तो समझ लेना कि जो इक्वेशन आएगा वो रेखा का इक्वेशन आएगा। अब ये देखो सुकेर है, तो आप क्या कह सकते हो कि दो रेखाएं एक दूसरे पे क्या है, अध्यारोपित हुई हैं। ठीक है, अतः ये दो सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती है जो परस्पर क्या है, संपाती है। ठीक है, परस्पर संपाती है, इस कारण आपने क्या इसका स्क्वायर लिख दिया, या y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए, या दोबारा इसके साथ गुणा में लिख दो y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए। तो ये इक्वेशन ही तो आएगी। एक बार इसको जीरो ले लेना, एक बार इसको जीरो ले लेना, यानी है तो एक ही इक्वेशन। एक इक्वेशन को दो बार दे रखा है तो दो रेखाओं का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखो संपाति है, इनकी आकृति मैं आगे बना दूंगा, ठीक है, साथ में बना दूंगा। केस सेकंड, स्थिति सेकंड आ गई अपने पास कि अब की बार फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 4 है। पहले तो क्या था, जीरो था और 2 पाई ऐसे चल रहा था। अब की बार क्या है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, तो आप कहोगे कि कोस 45 का तो मान कितना होता है, 1/√2। और साइन 45 का मान कितना होता है, वो भी क्या होता है, 1/√2। यानी
45 डिग्री यानी पाई/4 पे कोस और साइन का मान दोनों का इक्वल होता है। टेबल तो जानते ही हो आप सारे, तो वही है, वही चीज लिखी है हमने, कोई अलग चीज नहीं लिख रहे हैं। तो y² / b² प्लस x² / a² माइनस 2xy/ab, जहां पे cos फाई था उसकी जगह 1/√2 आ गया। और इधर क्या था अपने पास, आप कहोगे कि सर 1/2 लिख रहे हो, तो इधर क्या था, साइन स्क्वायर फाई था। साइन स्क्वायर फाई था तो स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, ऊपर 1 नीचे 2, ये वैल्यू रह जाएगी। यह समीकरण तिर्यक दीर्घवृत्त की समीकरण है। यानी तिर्यक, ये देखो एक ये तो सीधा दीर्घवृत्त होता है अपने पास, और एक अगर इसको मैं तिरछा कर दूं ना, तो वो अपने पास क्या होता है, तिर्यक दीर्घवृत्त। तो इस प्रकार की आकृति बनेगी इसमें। ठीक है, शेप बना के देख भी सकते हो आप। अब आप कहोगे कि सर शेप बनाए कैसे देख सकते हैं, ए और बी इनके मान है, इनके मान ले लो और मान चेंज करते जाओ आप, एक्स के मान चेंज करते जाओ, वाई के मान आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ए और बी को कोई कांस्टेंट वैल्यू मान के देख लो। तीसरा है स्थिति सेकंड, जब फाई का मान कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो 90 पे आपका पता है आपको कि कोस 90 होता है, उसका मान कितना होता है, 0। लेकिन साइन 90 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप क्या लिख दोगे अपने पास इक्वेशन, y² / b² प्लस x² / a² माइनस, ये वैल्यू आती है 2xy/ab। तो 2xy/ab होता है, उसकी जगह इंटू गुणा में क्या होता है, cos फाई होता है। cos फाई का मान आपका 0 हो गया, तो वो टर्म अपनी गायब होगी, बराबर साइन स्क्वायर फाई होता है। तो साइन स्क्वायर फाई है और साइन का मान 90 है, साइन 90 एंगल पे मान वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और ये क्या है आपका, जो मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि बंद आकृति बनती है, तो ये क्या है आपका, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का इक्वेशन आ गया अपने पास। तो ये अब लिख भी दिया हमने कि यह समीकरण सममित दीर्घवृत्त को दर्शाता है, यानी दोनों तरफ से ये क्या होगा, सममित होगा, क्योंकि इक्वल टू 1 आ रहा है, ये कोई तिर्यक वगैरह नहीं बनेगा। तो अगर कंडीशन 4 लेते हो आप, कि जब फाई का मान क्या हो, 135 हो, तो पुनः अपने पास क्या है, तिर्यक दीर्घवृत्त बन जाएगा, वही इक्वेशन आएगी, देख लेना चाहिए। ठीक है, और पांचवी कंडीशन कि फाई का इक्वल टू मान 180 ले लिया, तो 180 लिया तो वो वापस कोस 180 है, तो उस पे तो मान -1 हो जाएगा, लेकिन साइन का मान कितना हो जाएगा, 0। तो वापस पुनः क्या है, वो सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, अब की बार वापस वो सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब देखो, ये अपने पास आकृतियां बनेगी कि जब आपका क्या है, फाई का मान 0, 2 पाई है, तो ये आपकी रेखा मिलेगी और दोनों रेखाएं एक दूसरे पे संपाती होंगी। ठीक है, जब आपका पाई/4 होगा, तो पाई/4 था, तो मैंने बताया था आपको तिर्यक दीर्घवृत्त मिलेगा। तो ये आकृति क्या है, तिर्यक दीर्घवृत्त की है। और जब आपका क्या है, फेज डिफरेंस पाई/2 है, तो आपको बताया था मैंने सममित दीर्घवृत्त बनेगा। तो ये आपका क्या है, सममित दीर्घवृत्त है। और वापस फिर 135 की बात की थी, तो हमने क्या कहा था कि वापस अपने पास क्या है, तिर्यक दीर्घवृत्त बनेगा। तो ये तिर्यक दीर्घवृत्त बन गया 3 पाई/4। और ठीक है, इस प्रकार की आकृति चलती रहेंगी। अब आप क्या है, ये भी आ सकता है कि ग्राफीय विधि से समान आवर्ती 1 1 की दो लंबवत सरल आवर्त गतियों का संयोजन करना है। कि अपने पास क्या है, समान आवर्ती की, यानी समान आवर्ती 1:1 कि दोनों समान आवर्ती की हैं और दो लंबवत सरल आवर्त गतियां हैं, उनका संयोजन करना है। तो इस प्रकार की कंडीशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो इधर मैं क्या बनाता हूं, एक वर्त बनाता हूं। ठीक है, वर्त बना लिया, और इस वर्त को क्या करेंगे, हम 8 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे 8 भागों में डिवाइड करो, यानी यहां से शुरुआत करो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 में हो गया। अब प्रत्येक के लिए इसका फेज डिफरेंस, यानी आप कलांतर ले लो, चाहे आप इसका आवर्तकाल ले लो। आवर्तकाल यहां से आएगा t/4। ठीक है, t/2, ऐसे चलता रहेगा। t/4, t/2 आधा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि इसको
प्रारंभिक स्थिति यानी जीरो से शुरुआत की है, वापस ये पुनः जीरो में आता है, तो इसको कितना समय लगेगा? टी समय आवर्तकाल लगता है। टी आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल को भी आप क्या कहोगे? 8 भागों में डिवाइड करोगे ना, ठीक है। तो आपका क्या है, ये 8 भागों में डिवाइड हो रहा है क्या? तो T/4, T/4 के बाद टी, एक खाना T/4 है, तो ये आगे वाला क्या हो जाएगा? T/2, 2T मान लेना फिर इसका, ठीक है। तो 2T करोगे तो अपने पास ये अपने पास है मान आ जाएगा दोबारा, यहां से तक T हो जाएगा, आगे वाले में यहां से 2T हो जाएगा। अब इधर ये तो मान लो x वाले के लिए मान लिया आपने, ऐसे ही क्या है, एक आपको y वाले के लिए मानना है वर्थ, और वो भी क्या है, ऐसे ही 8 भागों में डिवाइड करना है। उसको शुरुआत करनी है वो y से करोगे आप, ठीक है। यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब इनके आप क्या है, एक जीरो के रिस्पेक्ट में जीरो का बिंदु, एक के रिस्पेक्ट में एक का बिंदु, दो के रिस्पेक्ट में दो का, तीन के रिस्पेक्ट में तीन का। अब पहले क्या है, फाई यानी फेज डिफरेंस इसमें क्या है, जीरो है, तो आप दोनों को इनको किसी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं करना है, यानी ये पाई/4 है, इसको पाई/4 आगे नहीं खिसकाना है, ठीक है। 2 पाई लेना है पूरा का पूरा, आपको जीरो से लेके 2 पाई होता है इसमें कलांतर, तो आपको यहां से चलना है, तो 2 पाई यानी 2 पाई चलोगे तो ये पाई/4 ऐसे चलता रहेगा, पाई/2 यहां तक 180 पाई आ जाएगा, फिर 2 पाई यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे चलते रहना है। तो आगे अगर दूसरे की बात आए ना कंडीशन की कि फाई आपको लेना है पाई/4, पाई/4 लेना हो, तो आप इसको यहां से थोड़ा सा खिसका देना कि अब की बार कलांतर आ गया, वो पाई/4 आ गया, तो अब की बार ये जीरो यहां पे होगा, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर आगे में क्या है, पाई/2 आ जाए, तो यहां से कर देना आपको शुरुआत, 0, 1, 2, ये समझ गए। आगे क्योंकि अपने जो नोट्स हैं उसमें दो डायग्राम है वो गलत बना रखे हैं, ठीक है, तो वो मैं वैसे डिलीट कर दूंगा, समझा मैंने आपको दिया है। एक आकृति समझ लो, आगे वाली आप अपनी आप ही बना सकते हो, कि मैंने बता दिया आपको कैसे बनाने हैं, दोबारा देख लो चाहे, कि अगर आपके क्या है, फेज डिफरेंस इसमें क्या होगा, फेज डिफरेंस की बात करते हैं, कलांतर की बात करते हैं, तो अगर पहले शुरुआत में क्या है आपके पास, जीरो है, तो जीरो है तो उसको क्या है, जीरो वाली कंडीशन पे ही रखना है, यानी ये आपको 8 भागों में डिवाइड किया हमने, इसको सेम रख लो चाहे, या इसको सेम रख लो, एक को चेंज करते जाओ आप, कौन से कोई चेंज कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। आकृति आपको मिल जाएंगी जो हमने पहले अपनी क्या है ये बनाई है ना, ये सेम आकृति आपको मिलेंगी। तो अगर आपका फेज डिफरेंस जीरो है, कलांतर जीरो है, तो आप क्या कहोगे इसको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे शुरुआत करनी है। और मैं दूसरे वाले के लिए बना देता हूं कि अब की बार फाई का मान पाई/4 है, तो पाई/4 है, तो जीरो यहां से शुरुआत करनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इससे नेक्स्ट अगर पाई/2 होगा अपने पास फेज डिफरेंस, पाई/2 होगा, तो आप शुरुआत करोगे यहां से, ठीक है, यहां से इसको सेम रखना है। फिर इनके क्या है, मिलान बिंदु, एक का एक पे, दो का दो पे, आप इसको खींचते जाओ ऐसे, ये समझाऊंगा ना पूरा, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा करना कैसे है। बस आगे वाली कंडीशन में याद रखना है कि फाई अगर आपका जीरो है तो आपको नहीं घुमाना है इसको, अगर पाई/4 आ रहा है तो एक खाना घुमा दो पाई/4, अगर पाई/2 आ रहा है तो पूरा ये एक चतुर्थांश घुमा दो, ठीक है। ऐसे आगे 3 पाई/4 ऐसे चलता रहना है। तो देखो पहले की बात करते हैं अपन कि क्या पढ़ना है अपने। देखो ये अपने क्या है, वर्त बना लिया, दो वर्त खींच लिए, दो वर्त को अपने 8 भागों में डिवाइड भी कर लिया, ये वर्त हो गया अपना, 8 भागों में डिवाइड क्या हो गया, जीरो से शुरुआत की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भागों में डिवाइड हो गए ना। एक खाना जैसे देख लो चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में डिवाइड है। वैसे ही क्या है, एक इधर बना लिया, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस हो गई, ये वाई वाई डैश एक्सिस हो गई।
अब देखो इसमें भी बनाया है तो यहां से शुरुआत की है जी वाई को, क्योंकि आप यहां से शुरुआत नहीं कर सकते। यहां से शुरुआत करोगे तो वापस फिर वो दोनों एक्स एक्स के बन गए। एक का तो अपने वाई डायरेक्शन से लेना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गई अपने पास। अब देखो आप वन के संगत वन की पहला वन है, तो वन के रिस्पेक्ट में इधर इसके वन को लेके आओ। ठीक है, इधर इसके वन को लेके आओगे तो ये वन इधर काटेगा, अपने को पता है। ठीक है, इसका टू और इसका टू ये लेके आओ, ये इधर काटेगा। इसका जीरो और इसका जीरो लेके आओगे तो ये आपको पता है इधर प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा दोनों को। चार है, ये चार इधर और इसका चार इधर, तो ये भी क्या है, इधर ही काटेगा। आठ है और इसका आठ है, वो भी आपको पता है इधर ही काटेगा। पांच है, ये इसका पांच है, ये आपको पता है इधर इंटरसेक्ट करेगा। छह है और इसका छह इधर करेगा। सात है और वो पांच वाले पे करेगा। तो ये क्या है अपने पास, सरल रेखा प्राप्त हो गई ना। ये अपने को बनानी थी आकृति। वैसे ही देखो अब इसकी थ्योरी और लिख दी है मैंने नीचे, बता रखा है आपको कि इस स्थिति में सरल आवर्त गति का आयाम वर्त की त्रिज्या से तथा आवर्तकाल वर्त के चक्कर को पूरा करने में लिए गए समय से दर्शाते हैं। तो सरल आवर्त गति के आयाम ए बी के तुल्य त्रिज्या के दो वर्त खींचते हैं। जो मैंने हमने किया था ना अपनी थ्योरी में, वो सेम अपने किया है, लिख रखा है कि इनके केंद्रों से एक्स तथा वाई दिशा में खींची गई रेखाएं बिंदु ए पर काटती हैं। बिंदु ए को मूल बिंदु मानकर 2a व 2b भुजा का आयत खींचते हैं। कण का परिणामी पथ इस आयत में प्रदर्शित होगा। अब दोनों वृत्तों को 8 समान भागों में बांटते हैं। प्रारंभ में कलांतर शून्य है तो दोनों का प्रारंभ 0 0 पर होगा। एक्स एक्स डैश तथा वाई वाई डैश एक्स का विस्थापन शून्य रहेगा तथा इन दोनों गतियों के कारण कंपित कण की स्थिति बिंदु ए पर होती है। यदि कण एक चक्कर में टी समय लेता है तो बिंदु 0 से 1 आवर्तकाल में क्या है, अथवा कोण 2 पाई/8, या आप सीधा इसको पाई/4 लिख दो। ठीक है, 2 पाई/8 यानी टोटल 2 पाई है, उसको 8 भागों में डिवाइड किया तो एक खाना बराबर कितना आ गया, पाई/4, या 2 पाई/8 लिखोगे तो 2 बाई ये कट जाएगा, 2 से 4 गुना हो जाएगा। तो तय करने में t/8 समय आपको t/8 लगेगा। अगर टोटल आप t को 2 पाई मानते हो तो t/4 हो जाएगा। अगर टोटल t मानते हो तो आवर्तकाल पाई/4 के संगत आपका आवर्तकाल हो जाएगा t/8। ठीक है, ये लिख रखा है इसने। और दोनों कण अगर अब 1 1 की स्थिति में आ जाते हैं, इस कारण कंपित कण की स्थिति बी पर होगी। इसी प्रकार t/4 3t/8 स्थितियों में कंपित कण की स्थितियां, ये आपके बिंदु बना रखे हैं सी बी ए डी ई डी ए, ये जो पॉइंट बना रखे हैं सी बी ए डी ई ए, ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये मैंने आगे आगे वाले बता दिए हैं। ठीक है, अब आपका t/4 पे आएगा तो इसमें गलती ये कर रखी है कि आपका जीरो है तो यहीं से शुरुआत कर रखी, लेकिन आपको क्या करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार शुरुआत करनी है। फिर इनके आपको प्रतिच्छेद बिंदु देख लेने। ठीक है, अब देखो कुछ एक न्यूमेरिकल भी है कि एक द्विपरमाणु अणु के लिए स्थितिज ऊर्जा फलन को निम्न रूप में व्यक्त किया गया है। Vx अपने पास ux सॉरी स्थितिज ऊर्जा का फंक्शन है, जहां a b धनात्मक नियतांक और x दो परमाणुओं के बीच की दूरी है। परमाणु के मध्य बल का व्यंजक ज्ञात करो x के किसी मान के लिए। ux इक्वल टू 0 था, ux इक्वल टू मिनिमम होता है। अब देखो आप जानते हो, क्या जानते हो आप, कि du/dx ये वैल्यू करते हैं और f का मान होता है -du/dx। यहां से बल अपने पास मान आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को पता है कि ux बराबर 0 पर x का मान, कि जब आपकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो तो x का मान अपने को निकालना है। तो यानी आपकी जो u है ना, उसको आप 0 कर दो। 0 करोगे तो अपने पास क्या है, x का मान आ जाएगा। x का मान आ गया a/2 1/6। अगर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए आवश्यक क्या होता है कि F बल का मान अपने पास 0 होना चाहिए। बल का मान यानी du/dx का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैक्सिमा या मिनिमम बोल दो चाहे इसको, या बल मान हम 0 बोल दो। और फिर इसका डबल डेरिवेटिव है, वो आपको पता है पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका मान क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। तो आप क्या करो पहले तो, कि du/dx इसको 0 कर दो। इसको 0 करोगे तो x की अपने पास वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर अब इस वैल्यू पे आप चेक करोगे
चेक करोगे कि इसके ऊपर मान आपका मिनिमा है या मैक्सिमा, तो आप मिनिमा या मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं, d2u अपॉन डी एक्स स्क्र, ये वैल्यू निकाल के इसके अंदर ये x का मान पुट कर देते हैं। x का मान पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप कह दोगे कि x पर इसका मान क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या कहोगे, इस पे ऊपर मैक्सिमा है। लेकिन पॉजिटिव आएगा जब हम ये निकालते हैं, तो आपको देख लेना 18 बी स्क्र अपॉन ए बी बाई टू ए की पावर 1/3 ग्रेटर 0, यानी यू एक्स मिनिमम है। ठीक है, यू एक्स मिनिमम। नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए स्थिति के सापेक्ष सरल आवर्ती दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा 1/3 एम ओमेगा नोट स्क्र ए स्क्र तथा स्थितिज ऊर्जा 1/6 एम ओमेगा नोड ए स्क्र होती है। दोलक की गतिज ऊर्जा आप जानते ही हो, 1/2 एम, ये यहां से आप कहोगे कैसे आया, तो के बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्र। वी का मान आपको पता ही है क्या होता है, ओमेगा नोड रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो यहां से वी स्क्र का मान रखोगे तो ओमेगा नोड स्क्र ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये वैल्यू आ जाएगी। अब वही ये मैंने आपको नोट्स में करवा दिया है कि 1/a0 टू ए के डी एक्स, तो यहां से आपके पास औसत मान आ जाएगा, ये रहा एवरेज वैल्यू। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के लिए निकालोगे तो आपको पता है U इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्र होता है। x का मान रख देना इसमें, या k का मान रखोगे, k का मान कितना होता है, ओमेगा नोड इक्वल टू होता है आपके रूट के बाई एम। तो यहां से k की वैल्यू रखोगे, स्क्वायर करोगे तो m ओमेगा नोड स्क्वायर, तो m ओमेगा नोड स्क्वायर, ये आपके क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसी का औसत निकालोगे 1/a से, तो 0 टू a, और यही 1/6 एम ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, सेम वैल्यू आ गई अपने पास कि दोलक की, इसने दे रखा है कि सरलावर्ती दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा 1/3 एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर तथा स्थितिज ऊर्जा 1/6 ये होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा ये आएगी माध्य, और स्थितिज ऊर्जा ये आती है माध्य। ये हमने निकाल दिया दोनों में। अब एक आदर्श स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान एम का आवर्तकाल ये दे रखा है अपने पास। यदि इसके साथ 2 केजी का द्रव्यमान और लटका दिया जाए तो द्रव्यमान m का मान आवर्तकाल में 1 सेकंड की वृद्धि हो जाती है, तब द्रव्यमान m का मान ज्ञात करना है अपने को। तो देखो t इक्वल टू आप जानते ही हो 2 पाई रूट m अपॉन के, t इक्वल टू पहले क्या है 2 सेकंड, तो t इक्वल टू 2 सेकंड है तो इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन के, 2 केजी द्रव्यमान और लटकाने पर। अब की बार क्या है, m2 का मान हो गया m+2, तो अब की बार हमने मान लिया कि आवर्तकाल कितना हो गया, t डैश हो गया, और बड़ा कितना है 3 सेकंड हो गया। तो T1 इक्वल टू 2 पाई m2 के, 3 इक्वल टू 2 पाई रूट m+2 अपॉन के, ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग दे दो, 2 में इक्वेशन 1 का भाग दोगे तो अपने पास दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो m का मान आ गया 1.6 kg, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सारे सारे न्यूमेरिकल क्या है, जो आपके मैंने करवाया है थ्योरी, उसी के ऊपर बेस पे है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। और इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल भी करवा दिए। ये न्यूमेरिकल कौन से हैं, जो फर्स्ट यूनिट थी ना अपनी, फर्स्ट यूनिट उससे रिलेटेड है। ठीक है, और आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, बाकी आपके न्यूमेरिकल है ना आएंगे नहीं। अगर आप थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है वो कवर कर लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल देख सकते हो आप, अगर हाई कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हो तो ये न्यूमेरिकल देख सकते हो। जैसे ये आ गया, व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है, अधिकतम रेशियो 9:4 है, अधिकतम था न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है अपने को। तो आपको पता है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम ये पूछ रखा है, और आई मैक्सिमम आई मिनिमम आपका फॉर्मूला पता ही है, √I1 प्लस √I2 की स्क्वायर, और आई मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा, √I1 माइनस √I2 इसका स्क्वायर, भाग दे दो दोनों में। ठीक है, और यहां से आप वैल्यू निकालोगे, वैल्यू आप √I1 बटे √I2 भी कर सकते हो। ठीक है, कॉमन ले सकते हो इसमें से, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है √I1 अपॉन I2 -1, और √I1 अपॉन √I2 -1, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है। तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हो। देखो ये देख रखा है अपने को, I1 का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 दे रखा है तो रूट है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4 माइनस, सॉरी +1,
ऊपर प्लस आएगा और नीचे आ जाएगा 9/4 -1 और दोनों के स्क्वायर है तो अंडर द रूट ये वैल्यू है। यहां से कहोगे आप 3/2 -1 और 3/2 सॉरी +1 -1 और इसका स्क्वायर पूरे। ठीक है, तो ये तो हो गया, कितना हो गया 5/2 और ये हो गया डेड है, डेड में से एक गया 1/2, 2 कट गया और 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और अनुपात 1, ये अपने पास है रेशियो है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके क्या है कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो आ गया 25:1 आ गया। तो मैंने आपको क्या है लिसाजू फिगर ये अपने कंप्लीट कर लिए और जो अपनी फर्स्ट यूनिट थी उससे रिलेटेड क्या है हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए। नेक्स्ट आप पढ़ोगे अपने जो इसी सेकंड यूनिट में क्या है ऑसिलेशन का पार्ट आएगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन है, उसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके साथ वालों को भी क्या है हमारी इस क्लास का फायदा मिल सके और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा लगे कि आप भी हमारे लिए कुछ कर रहे हो, हमें मोटिवेशन मिल दे रहे हो। जितने ज़्यादा आप लाइक करते हो, जितनी ज़्यादा शेयर करते हो तो उससे क्या है हमें भी ऐसा लगे कि हाँ भी आप बच्चे भी क्या है हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही और बाकी पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ो और अपने पीछे वाला मैटर है उसको तैयार करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।